हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का पार्ट 3। इससे पहले कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं आपके लाइक कुछ कंसेप्ट डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और जो बाकी के 3 कॉन्सेप्ट्स रह गए थे, 6 कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं अकाउंटिंग के। ये जो 3 कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं ये इस हम पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं आप लोगों के साथ काफ़ी इजी लैंग्वेज में डिस्कस करूंगी ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छे से हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं इसे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉस्ट कंसेप्ट या फिर जिसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया है कि आपको कॉन्सेप्ट के नेम से ही आधी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है कि जिस कॉस्ट पे हमने किसी एसेट को परचेज किया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एन एसेट इज ऑर्डिनरी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द प्राइस एट विच इट वॉज एक्वायर्ड। सपोज कोई भी मशीनरी है, ठीक है, आपने वो परचेज की थी ₹10 लाख की। आपने मशीनरी कितने की परचेज की? 10 लाख की। अब आपने ये समझना है कि आप क्या करते हैं, हम लोग जब जितने में परचेज की थी उतने में ही हम उसको दिखाते हैं, चाहे आने वाले 10 साल के बाद भी, ठीक है। सपोज आपने ये 2014 में परचेज की, अब 2023 चल रहा है, तो हम इसकी एक्चुअल कॉस्ट तो यही दिखाएंगे, लेकिन हम हर साल क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन लेस करते जाते हैं। ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि हम क्या करते हैं कि हिस्टोरिकल कॉस्ट को बेस मानते हुए फिर उस पर आगे हम क्या लगाते रहते हैं, डेप्रिसिएशन, यानी कि हम मार्केट वैल्यू को कंसीडर नहीं कर रहे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, This cost becomes the basis of all the subsequent accounting for the asset। यानी कि यही वाली कॉस्ट जो है आगे की अकाउंटिंग, मतलब जैसे मैंने बोला कि 10 लाख है तो यही वाली कॉस्ट को हम आगे की अकाउंटिंग के लिए यूज करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब देखिए, सिंस द एक्विजिशन कॉस्ट रिलेट्स टू द पास्ट, अब जो एक्विजिशन है जैसे मैंने आपको बताया 2014 में किया है, तो ये पास्ट से रिलेटेड है, तो इसीलिए हम इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं। द कॉस्ट इज द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, लाइक हमारी बैलेंस शीट, तो उसमें यही वाली कॉस्ट जो है बेसिस होगी किस चीज़ का, वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स का, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल से आप लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी होगी। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ बिजनेस एंटिटी परचेजेज अ बिल्डिंग फॉर ₹20 लाख, कितने में परचेज की? 20 लाख में। इट वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट दिस फिगर, यानी कि 20 लाख में ही हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। कोई भी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है मार्केट वैल्यू में, मार्केट वैल्यू में हम जो भी इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी होगा, वट एवर, इट वुड नॉट बी रिकॉर्डेड। ये ध्यान रखना है, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ 2 years लेटर द मार्केट वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग शूट्स अप टू ₹60 लाख, यानी कि जब हमने परचेज की, कितने की परचेज की? 20 लाख की, तो 2 सालों के बाद ही उसका रेट 60 लाख हो गया, तो हम इसकी इंक्रीज वैल्यू को ऑर्डिनरीली मतलब जनरली तो हम इसको जो है रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है, जनरली। यानी कि कई बार एक्सेप्शन हो सकते हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाए तो, बट हम जनरली जो है इस चीज़ को ऐसे रिकॉर्ड नहीं करते। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। देखो, लेकिन कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कंसेप्ट का मतलब ये नहीं है कि हम एसेट्स को कॉन्टिन्यूसली उसी प्राइस पे दिखाएंगे। जैसे मैंने आपको बोला 10 लाख की अगर हमने कोई एसेट खरीदी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम 10 लाख के प्राइस पे ही उसको कॉन्टिन्यूसली दिखाएंगे। ये कॉस्ट को हम सिस्टमैटिकली रिड्यूस्ड करते हैं फ्रॉम ईयर टू ईयर बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन। ये मैंने हाईलाइट इसलिए किया है कि ये आपको मेन चीज़ ध्यान रखनी है। चाहे हम उसको एक्विजिशन कॉस्ट पे दिखा रहे हैं, बट ये बेस है हमारा, यहाँ पे सब्सिक्वेंट हमने जितनी भी अकाउंटिंग आगे करनी है वो ये वाली कॉस्ट हमारा बेस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस कॉस्ट को उसी वैल्यू पे दिखाएंगे, रिड्यूस करते जाएंगे बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन एंड द एसेट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। ध्यान रखना, कॉस्ट, ठीक है, उसमें से हम लोग डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं, ओके। अब हम पढ़ेंगे कि क्या जस्टिफिकेशन है इस कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट की क्या जस्टिफिकेशन है कि क्यों हम इसको सही मान रहे हैं। बिकॉज दिस कॉस्ट इज ऑब्जेक्टिवली वेरीफिएबल। मतलब अब आप ये देखिए, हमने एक्चुअली में जितने में परचेज की है उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं,
प्रॉपर हमारे पास वाउचर है, सब कुछ है, तो आर्बिट्रेरली मतलब ऐसे तो नहीं हमने कुछ भी अंदाजे से उसको डिटरमाइन किया, नहीं, ठीक है। और ये वाली जो कॉस्ट है मतलब जस्टिफाई करती है हमारे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये मानता है कि जो हमारा बिजनेस है वो कंटिन्यू लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा। हम ये मानते हैं कि जो हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज़ है वो कंटिन्यू चलेगी, ठीक है। सो देयर इज नो नीड ऑफ यूजिंग द करंट वैल्यूज, ठीक है, तो हमें कोई करंट वैल्यू यूज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो मार्केट वैल्यू और करंट वैल्यू जो है वो डिफ़िकल्ट है डिटरमाइन करनी, क्योंकि देखो एक पर्सन और दो पर्सन, अब जो वैल्यूएशन वो करेंगे थोड़ा सा उनका डिफरेंस भी हो सकता है, बट जो एक्विजिशन प्राइस है वो तो फिक्स है, हमें पता है कितने में लिया है, ठीक है। और जो मार्केट वैल्यू है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, मे चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड इट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कीप ट्रैक ऑफ अप एंड डाउन ऑफ द मार्केट प्राइस। और ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हम लोगों के लिए मार्केट प्राइस का जो अप एंड डाउन हो रहा है उसका एक प्रॉपर ट्रैक रखना, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब कुछ ड्रॉबैक्स हैं, देखिए हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। ड्रॉबैक्स मतलब आप ये भी कह सकते हो कि इसकी कुछ जो है लिमिटेशंस हैं जो हमको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखो एसेट्स फॉर विच नथिंग इज पेड विल नॉट बी रिकॉर्डेड, क्योंकि हम वही चीज़ रिकॉर्ड करें ना जितना हमने पे किया है एसेट के लिए। अब जिसके लिए कुछ हमने पे ही नहीं किया तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। चाहे देखो अब एक आपकी जो मतलब बिजनेस है, बिजनेस एंटरप्राइज एक अच्छे लोकेशन पे है, ठीक है, आपका ब्रांड नेम अच्छा है, रेपुटेशन है, आपकी नॉलेज आपके लोगों में बहुत है, टेक्नोलॉजिकल स्किल बहुत है, ये इनकी काफ़ी वैल्यू है, बट ये अनरिकॉर्डेड रह जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों ने। और क्या ड्रॉबैक है, ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या हो गया, जब हमारे जो प्राइस हैं वो बढ़ रहे हैं, यानी कि महंगाई हो गई है, तो क्या होगा, फिगर ऑफ नेट प्रॉफिट डिस्क्लोज्ड बाय P&L अकाउंट विल बी सीरियसली डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड मतलब वो गलत दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन हम हिस्टोरिकल बेसिस के ऊपर लगा रहे हैं वो देखो हिस्टोरिक, देखो हम लोग जो डेप्रिसिएशन है वो किसके बेसिस पे लगा रहे हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब अगर इन्फ्लेशन आया है तो उससे जो है महंगाई आई होगी, लेकिन जो रिवेन्यू हमने दिखाए हैं वो तो करंट प्राइसेस पे हैं, तो जो आपने खर्चा दिखाया मतलब डेप्रिसिएशन दिखाया वो आपने पहले वाली फिगर पे दिखाया, तो वो डिस्टोर्शन होएगा, प्रॉपर वो नहीं दिखाएगी ये चीज़, ठीक है। और जो इन्फॉर्मेशन है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे अगर हम बेस कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है वो मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स के लिए यूजफुल हो, ओके। देखो नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर हमने नेट प्रॉफिट को करेक्ट निकालना है। मैचिंग का मतलब जो भी हमने रिवेन्यू अर्न किया है किसी पर्टिकुलर ईयर में, उससे रिलेटेड जो भी खर्चे हैं, चाहे वो आपने पे किए हैं चाहे आपने पे नहीं किए हैं, आपको उनको यूज़ करना है, यानी कि माइनस करना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। सो दिस कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इन डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस, ऑल द कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल टू द रेवेन्यू ऑफ द पीरियड शुड बी चार्ज अगेंस्ट दैट रेवेन्यू। यानी कि सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बात करें, फॉर मैचिंग कॉस्ट विद रेवेन्यू, फर्स्ट रेवेन्यूज शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, रेवेन्यू देख लिए, फिर देन कॉस्ट इंकर्ड फॉर जनरेटिंग दैट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। मतलब रेवेन्यू आया और उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो कॉस्ट आई वो आपको क्या करना है, मैच करनी है, ठीक है। अब एक और चीज़, जब भी आप मैच करेंगे कॉस्ट को रिवेन्यू के साथ तो कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो व्हेन एन आइटम ऑफ रिवेन्यू इज इंक्लूडेड, मतलब आपने एज एन इनकम ऐड किया है तो उससे रिलेटेड जो भी खर्चा हुआ है, चाहे वो आपने पे किया है या नहीं, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। चाहे वो आपने खर्चा पे किया है या नहीं किया, अगर वो ड्यू भी हो गया, जैसे आपने सुना होगा हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं, तो शुड बी शोन एज एक्सपेंसेस इन द P&L अकाउंट। ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दो नॉट पेड इन कैश आर शोन इन द P&L अकाउंट। तभी तो हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे रेंट है, वो आपका 12 महीने का बन रहा है, आपका 12,000, ठीक है, लेकिन अभी आपने 11,000 पे किया है, तो 11,000 आपने पे किया है तो प्लस 1,000 हम करके दिखाते हैं एज आउटस्टैंडिंग, ठीक है। उसके बाद क्या है,
कि कई बार कोई खर्चा जो है, सपोज इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पार्टली नेक्स्ट ईयर के लिए भी पे कर दिया। सपोज आपका 12,000 बन रहा था एक साल का, 1000 पर मंथ, आपने 14,000 पे कर दिया। तो आपने क्या करना है, 14,000 आपने पे कर दिया तो आप माइनस करेंगे 2,000 एज प्रीपेड एक्सपेंसेस, कि आपने पहले से पे कर दिए, जबकि ये इस ईयर से रिलेट ही नहीं करते। ठीक है, सो देखिए, द पार्ट रिलेटिंग टू नेक्स्ट ईयर विल बी शोन एज एन एक्सपेंस ओनली नेक्स्ट ईयर। तो हम उसको जो है नेक्स्ट ईयर दिखाएंगे, इस ईयर नहीं दिखाएंगे। दिस मीन्स दैट पार्ट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम अगेंस्ट विच बेनिफिट विल बी डिराइव, क्योंकि वो वाला इंश्योरेंस का खर्चा जो हमने नेक्स्ट ईयर के लिए किया, उसका जो बेनिफिट है वो तो हमें फ्यूचर में दिखाई देगा ना। तो आप उसको फ्यूचर में ही वो करेंगे, तभी आप प्रीपेड एक्सपेंसेस को जो है एज एन एसेट दिखा देते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या दिखाते हैं हम, एसेट है हमारी। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, जो कॉस्ट ऑफ द गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड। अब जो आपका क्या होता है, लाइक क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, मतलब जो बिका ही नहीं है, जो माल बिका नहीं है उसकी जो कॉस्ट है एट द एंड ऑफ द ईयर टुगेदर विद द एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन इट मस्ट बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। क्योंकि अब वो जो गुड्स हमने सेल मतलब हुई नहीं है हमारी सेल, तो उससे रिलेटेड कॉस्ट हम अभी क्यों लेंगे, वो नेक्स्ट ईयर में ही लेंगे जब वो गुड्स सेल हो जाएंगे। इसीलिए जो है क्लोजिंग स्टॉक को हम नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक मानते हैं, यही हमारा मोटिव होता है। सिमिलरली इनकम जो रिसीवेबल है, अभी हमने रिसीव करनी है, जैसे अर्न हमने एडवांस में ही अर्न कर ली है, मतलब चाहे अभी हमें मिली नहीं है लेकिन हम उनको रेवेन्यू में ऐड करेंगे। ठीक है, और अगर एडवांस में हमने रिसीव कर लिया है तो हम उसको रेवेन्यू में से माइनस कर लेंगे। अगर आपने अर्न कर लिया है तो रेवेन्यू में ऐड एडवांस में, अगर आपने रिसीव कर लिया, अभी आपकी इनकम अर्न नहीं किया आपने, तो आप उसको डिडक्ट करोगे। तो ये आपका प्रॉपर मैचिंग कॉन्सेप्ट था। अब हम बात करेंगे ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ड्यूअल मतलब डबल, आपने देखा होगा जो हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एज हैविंग अ ड्यूअल एस्पेक्ट। हम यही मानते हैं कि हर ट्रांजैक्शन का ड्यूअल एस्पेक्ट है, यानी कि दो अकाउंट्स को तो कम से कम एक ट्रांजैक्शन इफेक्ट करती ही करती है, एक डेबिट एक क्रेडिट। ठीक है, इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड एनी अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड, और इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो हमारी बैलेंस शीट की टू साइड्स होती हैं, हमारी लायबिलिटीज और एसेट्स वाली, वो मैच करती है। ठीक है, एसेट्स किसकी इक्वल आती है, एसेट्स में आपकी इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, जो आपकी इधर साइड होती है लायबिलिटी प्लस कैपिटल दिखाते हो, एसेट्स में आपकी क्या आ जाती है, आपकी एसेट्स माइनस कैपिटल। अगर निकालनी है तो आप एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर देंगे। देखो, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, एसेट्स में आपके फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों आ जाती हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन को जब भी रिकॉर्ड करना है, हो सकता है कि वो टू और मोर अकाउंट्स में हो जाए। ठीक है, इफ ए ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स द वन साइड ऑफ द इक्वेशन इट विल ऑल्सो अफेक्ट द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, यही होता है, तो तभी इक्वेशन जो है हमारी बैलेंस्ड रहती है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स ने अपना बिजनेस कमेंस किया 20 लाख इन कैश, तो ये तो उसकी क्या होगी, कैपिटल होगी, और उसने लोन लिया 5 लाख का, तो ये उसकी क्या होगी, लायबिलिटी होगी। और 25 लाख जो उसके पास आया, उसने एसेट्स परचेज की, तो एसेट्स 25 लाख की, लायबिलिटी 5 लाख प्लस कैपिटल 20 लाख, तो इसी टाइप से हमारा 25 लाख आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।